चल रहे थे, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में ये युवा चेहरा, युवा फैक्टर, युवा कंधे, जो तेज रफ्तार सरकार का फैक्टर काम करता नजर आ रहा था, वो वापस से पिछड़ गया है क्योंकि बहुत सेफ सीट मानी जाती है। नितिन नवीन, शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे बांकीपुर से पीछे हो गए। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा वो ट्रेल कर रहे हैं बांकीपुर से, शुरुआत में वो आगे चल रहे थे। इसी सीट से लड़ रही हैं, हालांकि उनकी पार्टी को सिंपल बहुत ज्यादा इसलिए नहीं है कि नितिन नवीन भी यूथ ही हैं। नितिन नवीन यूथ हैं, उनके काम से लोग ये अलग बात है कि उनका तीसरा टर्म है, लेकिन यूथ है वो। हाँ, ये जरूर है कि बांकीपुर और दिग्गा पे कैंडिडेट मायने नहीं रखता। बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट हो तो वो अच्छा करेगा। और दरअसल यूथ की परिभाषा हिंदुस्तान में बड़ी अच्छी है, क्योंकि पिछली बार सिर्फ 2-2.5 हजार के अंतर से ही जीते थे। इस बार भी उनका टफ है। नंदकिशोर यादव, जैसे शुरू में भी हम लोगों ने बातचीत की है कि बहुत ज्यादा टफ है नंदकिशोर यादव के लिए। इस बार भी कैंडिडेट क्योंकि इनके आप ये पूरी टैली अगर देखें वो बात है, इसमें बहुत सारी सरप्राइजेस हैं। और यूथ के बारे में कहें तो हमारे देश में तो 60-65 साल तक लोग यूथ ही रहते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ तो युवा नेता ही कहे जाते हैं। 203 ट्रेंड 100 पर एनडीए, 97 पर इस वक्त आरजेडी प्लस लीड कर रहा है। 4 पर एलजेपी 4 पर पहुंच गया है और 2 पर। अब सवाल है कि आरजेडी के एलजेपी के अपने जितने दिखाई दे रहे हैं वो तो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने नुकसान कितनी सीटों पर किया है उसका अंदाजा बाद में। और कांग्रेस 24 पे, इसकी बड़ी वजह एलजेपी है जो बाकायदा वोट कटवा का काम कर रहा है। आनंद जी, अभी तक जो रुझान सामने दिखाई दे रहे हैं, क्या ये किसी भी तरीके से आपको ये एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि क्या हो सकता है? क्योंकि शायद इतना उलझा हुआ चुनाव होगा, हम लोग दिल्ली में बैठे शायद इसको बहुत बेहतर तरीके से आकलन नहीं कर पा रहे। देखिए, अभी 40 सीटें और बची, लेकिन एक बात तो इससे निकल के आ रही, कम से कम वैसा जो एक पोल आया था जिसमें 180 सीट बता रहे थे आरजेडी को, वैसा तो कम से कम नहीं होने जा रहा है अभी की सूरत में, जो अभी हम देख। क्योंकि 2 पोल हैं, एक एक्सिस का जिसने 150 सीटें और दूसरा चाणक्य जिसने 180 सीटें। ऐसी सूरत में तो 150 वाला भी नहीं लगता। 150 वाला भी अभी की सूरत में, अभी जो हम जो सामने आंकड़े देख रहे हैं उन नंबरों पर बात कर रहे हैं, एक बात। और दूसरी बात, मेरे को चिंता हो रही है लक्ष्मी की और कांग्रेस की। कांग्रेस की चिंता इसलिए कर रहा हूं कि तो अपने नंबर नहीं पा पाया, अभी पुराने 24 पे खड़ा हुआ है, अभी सीटें बची हुई है। और अगर कुछ जोड़ तोड़ होती है तो मेरे को लगता है सबसे सॉफ्ट वहां पे मामला रहेगा। 30 साल से बाहर बैठी हुई है पार्टी, अगर एमएलए कोई जीत के आएंगे तो क्या करेंगे सत्ता में, आप ये समझिए। यानी मेरी इसलिए चिंता हो रही है, इसलिए सुरजेवाला जी वहां पे डेरा जमा लिए हों। काफी सारे लोग चले गए थे पिछली सरकार में। मैं इसीलिए बोल रहा हूं आपको, मैं इस पूरे सिनेरियो में सबसे बड़ी चिंता का विषय जो है वो कांग्रेस है। और ये सोचिए कि तीसरे फेज के वोटिंग से एक दिन पहले नीतीश कुमार ने अपनी कोर टीम की बुला के जो बैठक की थी, वो किस लिए बैठक की थी? अभी अंदर की बात आप बताइए। हाँ, बता दीजिए। थर्ड फेज की वोटिंग थी। सोचिए कि कल वोटिंग होनी है और आज ठीक एक दिन पहले उन्होंने अपनी कोर टीम को बुलाया, पूरे बिहार में जितनी उनकी कोर टीम है, और सबको बुला के अंदर बैठक की गई थी कि नतीजों के बाद की हमारी रणनीति क्या होगी। नतीजों के बाद उसके बाद उस लिहाज से अगर कोई जरूरत पड़ता है तो वहां पे इंडिया बहुत कंफर्टेबल रहेगा। जैसे चिराग पासवान की अगर 4 सीटें भी आती है तो वो चिराग के कहने पे नहीं जाएंगे, वो या तो बीजेपी या नीतीश कुमार की सुनेंगे। वो इसमें तो कोई शक ही नहीं है चिराग पासवान, लेकिन बाकी और जैसा कि अभी बात कर रहे हैं अजय बराबर हो गए 100 पर। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। 100 ट्रेंड्स पर इस वक्त एनडीए और महागठबंधन आगे चल रहा है और एलजेपी 1 पर। एलजेपी अभी बात कर रहे थे कि एलजेपी अभी 35 सीटों का रुझान आना बाकी है और ये बराबरी की बात निकल कर आ रही है। लेकिन जैसे जैसे आप जो शहरी क्षेत्र से छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र की काउंटिंग बढ़ेगी, हो सकता है कि ये जो हम तस्वीर कांटे के मुकाबले की देख रहे हैं ये वाकई में ऐसे ना निकल। अच्छा देखिए, आपने मुझसे ज्यादा चुनाव देखे, लेकिन फिर भी एक चीज सेफली हम लोग अज्यूम कर सकते हैं, वो जो चुनाव होते हैं जिसमें आप एक पार्टी को एक तरफा जीत कहीं दिखाई देती है, वो अब तक 2 घंटे के बाद दिखाई देने लगता है। वैसा तो नजर नहीं आ रहा। ऐसा है कि हम लोग ऐसे ही उलट फिर देखे हैं कि अब लगता है कि शायद ये यकीन करना ही मुश्किल हो जाता है। याद कीजिए दिल्ली का वो मौका जब लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है और पीछे से आम आदमी पार्टी आती है और भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर सिमट कर रह जाती है। तो ये भी ऐसा हुआ, गुजरात का भी कुछ ऐसा ही लग रहा था कि वहां पर कांग्रेस आगे बढ़ जाएगी। आप मानते हैं कि यहां से अभी भी कोई पार्टी 150 या 170 पे जा सकती है? नहीं, मैं ये नहीं मानता कि शायद ऐसा हो जाए, लेकिन अगर ऐसा हो तो इसे अप्रत्याशित भी नहीं कहा जा सकता, मेरा ये कहना है। देखिए, वैसे तो उम्मीद तो डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं छोड़ी, तो यहां बिल्कुल। और अभी इसी पर अभी जो एक हैशटैग बहुत चल रहा है कि इस बार कोरोना ने 2 लोगों को पछाड़ा, एक डोनाल्ड ट्रंप, दूसरा नीतीश कुमार। तो देखिए ट्विटर पर जो चीजें अभी चल रही हैं, हालांकि वो बिल्कुल सतही हो सकती हैं, लेकिन ये चीजें कई बार बहुत सारी सूक्ष्म संदेश भी देती हैं। चलिए एक बार फिर से हम जरा रीजन्स पर चलते हैं, अलग अलग क्षेत्र। भोजपुर 46 सीटें। अब देवेंद्र, सौरभ दिनाला देखिए, एलजेपी फैक्टर
हाँ वहाँ आरा, पे बिल्कुल। दिनारा दिनारा, ओके। वहाँ पे राजेंद्र सिंह जो कि बीजेपी के संघ के नेता हैं, सोचिए, और ये कैसे मान लिया जाए कि संघ का जो नेता हो, पिछली बार बीजेपी से वो चुनाव लड़े, झारखंड में संगठन महामंत्री थे और उन्होंने छोड़ के इस बार एलजेपी से टिकट लड़ना बेहतर समझा, जैसे ही वो सीट दे दी गई जेडीयू को। तो जाहिर तौर पे नीतीश कुमार की जो नाराजगी थी वो ऐसे कैंडिडेट्स को लेके थी कि ये कैसे बीजेपी ऐसे नेताओं को भी नहीं समझा पा रही। और एक दिलचस्प भी मैं आपको बताऊं कि लगभग 45 कैंडिडेट्स बीजेपी के ऐसे थे, एलजेपी के ऐसे हैं जो कि बीजेपी के अच्छे नेता रह चुके हैं स्थानीय स्तर पे। कैमूर में आपसे कुछ और वक्त पहले किसी से भी ये कोशिश नहीं की गई है जो कि बीजेपी के अपने मैकेनिज्म से डिफरेंट था कि उनको बैठाने के लिए फोन जाए, दबाव डाला जाए उनके ऊपर। आप दो बातें कह रहे हैं, एक तो बीजेपी ने, अगर ये सच है तो बीजेपी ने चिराग पासवान को नहीं रोका, और चिराग पासवान को नहीं रोका और चिराग पासवान उनके अपने लोगों को ले गए चुनाव लड़ाने के लिए, उनको भी नहीं रोका। चिराग पासवान वाला फैक्टर मुझे लगता है कि मैं, अगर मेरे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से मैं नीतीश कुमार को ज्यादा जिम्मेदार मानता हूं कि उन्होंने चिराग पासवान को जाने दिया। लेकिन बीजेपी के जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं एलजेपी से, उसमें बीजेपी की भूमिका है। उषा विद्यार्थी, बीजेपी के नेता फोन करें वो ना बैठ जाएं पालीगंज से, ये कैसे संभव है? और उषा विद्यार्थी को 15 से 20 हज़ार आ गया। राजेंद्र सिंह को अगर बीजेपी और संघ के नेता बोल दें कि आप बैठ जाओ, वो ना बैठेंगे, मानने वाली बात ऐसी नहीं। कितनी सीटें? ऐसी लगभग 15 से 20 सीटें हैं, 45 कैंडिडेट हैं, लेकिन 15 से 20 अच्छा लड़ रहे हैं। देवेंद्र, एक सवाल 45 टोटल कैंडिडेट हैं बीजेपी के जो कि स्थानीय स्तर पर अच्छे नेता हैं। एक तो आपके हिसाब से 15 से 20 सीटों पर अच्छा खासा डैमेज करेगी चिराग पासवान की पार्टी, निश्चित तौर पे, एनडीए। निश्चित तौर पे रघुनाथपुर सीट की आप बात कर लें, सासाराम की सीट की देवेंद्र, बात एक कर लें। थ्योरी चल रही है जो मैं आपसे समझना चाहता हूं। एक थ्योरी चल रही है कि ये वेल कैलकुलेटेड गेम प्लान था बीजेपी का। वो चाहती थी कि जो बड़े भाई का रोल है ये अब हम अदा करेंगे, जेडीयू को पीछे किया जाए। तो क्या आपको अभी ऐसा लग रहा है कि वो अपने गेम प्लान में सक्सेस उसको मिल रही है? देखिए, क्योंकि ये बात तो सीधे सीधे कहना ठीक नहीं होता है कि चैनल के सामने हम लोग कहें, लेकिन बीजेपी में एक धड़ा जरूर है इस बात को लेके कि उसकी एक रणनीति थी कि हमारी सीटें ज़्यादा हैं, 80 से 90। और मैं आपको बताऊं कि चुनाव के शुरुआत में, अक्टूबर के महीने में, यहाँ पर टॉप लीडरशिप को ये फीडबैक दिया गया था कि हमारी सीटें आ रही हैं 80 से 85, जेडीयू की आएंगी 40 से 45, एलजेपी की आएंगी 10 से 15। तो जाहिर तौर पर ये फीडबैक इसीलिए दिया गया था कि उसके बाद सब कुछ गेम हमारे हाथ में है। आप कमरा मेरे को बताइएगा क्या हुआ। नहीं, लेकिन ये सवाल रहेगा, अगर बड़ा भाई बनना भी था बीजेपी को, घर बेच करके बड़ा भाई बन के क्या फायदा हुआ? नहीं, अगर आप सरकार नहीं बचा पाए, नहीं, मैं तो बड़े भाई बन भी गए तो सरकार क्या? बच, अगर ऐसा लेकिन नहीं, यहाँ मैं ट्रेंड पर- के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, लेकिन हमें यहाँ वेल पर एक कैलकुलेटेड, चीज़- इसीलिए मैंने आपको बोला कि वेल कैलकुलेटेड। यहाँ पे देखिए, हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कई जगहों, बिल्कुल, और ये जो अभी आप देख रहे हैं कि 103 सीटों पर इंडिया आगे है और आरजेडी 96 सीटों पर आगे है। ये रुझान बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अगर भारतीय जनता पार्टी एक कैलकुलेटेड रिस्क लेती है तो सौरभ, इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए कि ये सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी ने कैलकुलेटेड रिस्क लिया है जी। आपने महाराष्ट्र में देखा, भारतीय जनता पार्टी ने कैलकुलेटेड रिस्क लिया है। भारतीय जनता पार्टी लेकिन हर जगह अल्टरनेटिव बनकर आगे आना इस वक्त चाहती है। अगर एनडीए लीड कर रहा है तो ये सारे कम से कम जो एग्जिट पोल्स थे उनके अनुमानों के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि ऐसे एग्जिट पोल्स नहीं हमने देखे जिसमें एनडीए को बढ़त दिखाई हो या नीतीश कुमार रिपीट हो रहे हैं सीएम ये दिखाया हो। इस वक्त आगे लीड कर रहा है एनडीए, 104 पर आगे चल रहा है। 122 मैजिक फिगर, हम जरा उसकी बात भी करते रहेंगे। 209 ट्रेंड्स आ चुके हैं। 122 वो जादुई आंकड़ा है जहां पर जिसको छूते ही सरकार बन जाती है। अब दोनों दलों में से कौन वहां पहले पहुंचेगा, अभी आप अंतर देंगे तो 9 सीटों का अंतर रुझानों में, ट्रेंड्स में, लेकिन दोनों गठबंधनों में दिखाई दे रहा है। सीटों की आप बात करेंगे, बीजेपी और आरजेडी बिल्कुल बराबरी पर चल रहे हैं। यह भी इंटरेस्टिंग है मेरे लिहाज से। अगर आरजेडी और तेजस्वी यादव का इतना डंका बज रहा था बिहार के अंदर, तो उनमें और भारतीय जनता पार्टी में कोई अंतर होना चाहिए। वो अंतर आपको नतीजों में नहीं दिखाई दे रहा। सर, वो भी तब देखिए जब बीजेपी ने सिर्फ 110 सीटों पे चुनाव लड़ा है और आरजेडी 140 प्लस पे चुनाव लड़ी है। 144 पर चुनाव तो लड़ी। उस हिसाब से आप देखें तो फासला बहुत ज्यादा है चुनाव लड़ने स्ट्राइक रेट का। स्ट्राइक रेट ठीक है, बीजेपी का ज्यादा अच्छा है। बीजेपी का ज्यादा बेहतर दिख रहा है अभी तक। लेकिन ये जो रुझान है, देखिए 61 पर बीजेपी है, 60 पर आरजेडी है। ये जो रुझान है ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है, और इसलिए भी क्योंकि इससे फिर एक और बात स्थापित होती है कि हम जिस पल्स की बात कर रहे थे, जिस भीड़ की बात कर रहे थे जो लगातार तेजस्वी आदि की सभाओं में आ रही थी, क्या वो वास्तविकता में सिर्फ हेलीकॉप्टर देखने आ रही थी? ये सवाल जो भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने उठाया, इस पर भी हमें चर्चा करना पड़ेगा कि क्या ये सारी बातें हैं, और उसके साथ साथ क्या कोरोना के वजह से, तमाम प्रोटोकॉल की वजह से मतगणना की जो प्रक्रिया है वो धीमी चल रही है।
अगर ऐसा है तो फिर बहुत कुछ बदल जाएगा। देखिए 2 घंटे कई की तरह गिनती हो चुकी है अजय, 2 घंटे की गिनती हो चुकी है। राउंड्स की अगर आप बात करें, मेरे ख्याल से आप तीसरे राउंड में प्रवेश कर चुके होंगे Definitely अभी तक अंदाजन। जमुई की जो 4 सीटें यहाँ पर दिख रही हैं, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगी। झाझा ऐसी सीट है, ये 4 सीटों में से ये अकेली ऐसी सीट है जो भाजपा के पास थी, और अब ये यहाँ से जदयू के कैंडिडेट होंगे जो आगे चल रहे हैं, वरना बाकी तीनों पर महागठबंधन के प्रत्याशी जीते थे पिछली बार। और ऐसे में एक पे बीजेपी, एक पे जदयू का आगे होना, ये भी जमुई में बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए प्लस फैक्टर नजर आ रहा है मुझे, क्योंकि चिराग पासवान ने यहाँ पर बीजेपी के वोट्स नहीं काटे, सांसद हैं, और उन्होंने ट्वीट कर अपील भी की थी कि जो मेरा मत है वो मेरी छोटी बहन को दीजिए। एक ट्वीट मैं यहां पर अभी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। अमित मालवीय जो कि आईटी सेल के प्रमुख हैं, द बीजेपी इज डूइंग वेल अक्रॉस, इट्स लीडिंग इन मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक एंड इवन तेलंगाना बाय पोल्स, नॉट टू मेंशन बिहार where along with its allies it's doing much better than what the polls had predicted. It's not over till it's over. यानी कि अभी भी, लेकिन ये इसमें ये जीत वाली भाषा नहीं है, ये जो अंडरलाइंग थॉट है वही मैं अभी आपके पास आ रहा था।